तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तुम्हारा भाई ले आया फटाफट से यूनिट नंबर 4। ठीक है, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्नोदर्शन, क्योंकि यूनिट 5 भाई 1000 सब्सक्राइबर पे ही आएगी। आप लोग भाई शेयर और सपोर्ट नहीं करते हो तो प्लीज़ जल्दी से शेयर करके सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, और मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, आपका एग्जाम है तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे यूनिट्स पे नोट्स बनाते जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स, अब नोट्स भी 5:30 बजे तक आपको सारे यूनिट्स के अवेलेबल हो जाएंगे। यूनिट 3 तक अवेलेबल हो चुके हैं, 2 यूनिट और बचे हैं, तो आप जाकर 20 रुपीज़ पे करके बाय कर सकते हैं। और 5:30 बजे तक फ्रेंड्स सारी वीडियोज़ भी आ जाएगी अगर आप लोगों ने सपोर्ट किया तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, हमें क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट इस भी यूनिट में है और क्लाउड की सिक्योरिटी के बारे में इस पूरी यूनिट में डिस्कस किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, पहला इंटेल क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इंटेल क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? इंटेल क्लाउड बेसिकली पता चलता है इंटेल जो है क्लाउड रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए एक क्या करते, इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी डेवलप की। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इंटेल हैज़ डेवलप टेक्नोलॉजी को टू हेल्प इंप्रूव क्लाउड सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। फ्रेंड्स, इसलिए हिंदी इंग्लिश सब में लिखा है, आपको नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, सब समझ में आ जाएगा। और भाई क्विकली आप रिवीजन करके जा सकते हैं। आपको अगर कुछ भी आइडिया नहीं, 5 मिनट पढ़ के नोट्स पढ़ लेंगे तो बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, क्लाउड सिक्योरिटी को ये क्या कर सकता है, इंप्रूव करता है। और क्या कर सकता है, कोलैबोरेट किया है किससे, विथ लीडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइडर से टू इनेबल, किस चीज़ को इनेबल करने के लिए, इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होगा, हम इन सब चीज़ों से अपने क्लाउड रिसोर्सेज को इजीली मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी क्यों नीडेड हुई। ठीक है, दिस टेक्नोलॉजी हैड नीडेड फॉर स्टोरेज डाटा प्रोटेक्शन। भाई स्टोरेज की डाटा प्रोटेक्शन के लिए हमें बेसिक सी बात है, हमें अपने रिसोर्स को मैनेज करना पड़ेगा, तभी हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन के लिए इंक्रिप्शन की इंप्लीमेंटेशन किया, जिसमें डाटा रेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट में सिक्योर रहेगा। अब बेसिकली देखिए, रेस्ट एपीआई हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली क्या कर सकते हैं, स्टोरेज ऑफ डाटा प्रोटेक्शन। अब इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, इंटेल ने क्या किया, उसने डाटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के लिए क्या किया, इंक्रिप्शन को इंप्लीमेंट किया। इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे आप लोग इंक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी पढ़ेंगे। मान लिया आपने मैसेज भेजा राम, आपने मैसेज में लिखा राम, वो भेजने से पहले वो इंक्रिप्शन हो कि XYZ ऐसे कुछ बन जाएगी कि कोई पढ़ ना पाए, इंक्रिप्शन हो जाएगा ये। फिर वो जब तक रास्ते में पूरे क्लाउड में जाकर जब तक वो किसी दोबारा रिसीवर जिसके पास हम भेज रहे हैं वहाँ तक नहीं पहुँचेगा, तब तक वो ऐसी लैंग्वेज में लिखेगा जो अनरीडेबल फॉर्म हो। ठीक है, जिसको इनक्रिप्टेड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो फिर जैसे ये रीडर के CPU में पहुँचा तो यहाँ से डिक्रिप्टेड हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर से राम मैसेज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से ABC जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस होगा इसमें। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, यही क्रिप्टोग्राफी बेसिकली इसको कहते हैं। और इसमें इंक्रिप्शन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, किसी रीडेबल मैसेज को अनरीडेबल मैसेज बनाते हैं ताकि कोई देख ना पाए। इसमें क्या एडवांस इंक्रिप्शन का प्रयोग किया जाएगा, इंटेल एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, AES-NI। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन सॉरी INSTRUCTION। ठीक है, इंटेल एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड न्यू इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या किया, इससे इंप्लीमेंट किया है किस चीज़ के लिए, स्पीड ऑफ इनक्रिप्टोग्राफी के लिए और डिक्रिप्टोग्राफी के लिए, ताकि इजीली उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकें। अब देखते हैं आगे यहाँ सिक्योरिटी एंड कंप्लेंस वेरिफिकेशन। ठीक है, अब सिक्योरिटी एंड कंप्लेंस वेरिफिकेशन में क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सिक्योरिटी ऑफ अ क्लाउड। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ अ क्लाउड बेसिकली क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली क्या करता है, मॉनिटर किया जाता है किस चीज़ को, एंड डॉक्यूमेंट भी विच अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, सिक्योरिटी एंड कंप्लेंस वेरिफिकेशन, मतलब सिक्योरिटी को वेरीफाई करना। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या कर सकते हैं, जो मॉनिटर करते हैं किस चीज़ को, मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट करते हैं कि अप्रोप्रिएट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, कि वो कैसा वर्क करता है, उसकी सिक्योरिटी क्या है, और क्लाउड के सिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और फिर आते हैं ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हार्डवेयर कैन वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ की प्लेटफॉर्म। ठीक है, हार्डवेयर जो है इंटीग्रिटी ऑफ की प्लेटफॉर्म की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर टू हेल्प प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोफिस्टिकेटेड लॉन्चेस, किसी भी सडन, किसी भी मतलब रिस्केबल लॉन्चेस से लिए प्रोटेक्ट करता है सोफिस्टिकेटेड लॉन्चेस से, ताकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेफ रहे। ठीक है, अब आते हैं, अब क्वेश्चन वाइज कई बार आता है रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या है। तो भाई रिसोर्स नाम से पता करें, रिसोर्स प्रोविजन मतलब प्रोवाइड करना, प्रोवाइड करना, रिसोर्स प्रोवाइड करना। इसको अब आप बड़े में समझ लीजिए। ठीक है, हमने फ्रेंड्स इसलिए हर चीज़ को हिंदी में लिख दिया, आप इसको कुछ रिवीजन करके जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि लिखना क्या है। बाकी बीटेक वाले तो भाई जानते हैं कि कैसे और क्या लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, अब रिसोर्स प्रोविजनिंग में क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जो क्या कर सकता है, ऑन डिमांड नेटवर्क एक्सेस के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन पूल्स को शेयर करता है। जैसे हमें किसी चीज़ की रिक्वेस्ट चाहिए तो हम कोई भी चीज़ नीड है ऑन डिमांड, तो हम उस चीज़ को रिक्वेस्ट करके हम उससे क्या कर सकते हैं, नीड के हिसाब से रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकता है और नीड के अकॉर्डिंग हम पे कर सकते हैं। ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करता है, कॉन्टिन्यूसली रैपिडली लगातार प्रोवाइड करता है, और हमेशा मतलब अचानक से भी अगर आप लॉगिन करके मतलब कॉन्टिन्यूस रिसोर्सेज कह सकते हैं एग्जीक्यूट होते रहते हैं। आपको जो भी नीड चाहिए वो आप क्या कर सकेंगे, जो
आप रिक्वेस्ट करेंगे और वो सर्वर आपको प्रोवाइड करेगा। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। देयर आर मैनी रिसोर्स प्रोविजनिंग टेक्निक्स बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक, ईच हैव आउन बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। इसलिए हिंदी में भी लिख दिया, देखिए मैनी रिसोर्सेज प्रोविजनिंग टेक्निक है, जैसे स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, और सबके अपने अपने फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। अब आते हैं इसमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड देख लेते हैं। हमने बहुत इजी डायग्राम बनाया, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आप समझ जाए, ठीक है। बेसिकली क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हो गया यूज़र, ठीक है। यूज़र ने क्या किया, एक रिक्वेस्ट उसे चाहिए, ठीक है, रिसोर्स से। तो क्या करेगा वो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे है, वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। तो ठीक है, क्या करेगा वो, ये क्या करेगा, उसकी रिसोर्स प्रोविजनिंग, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, मॉडलिंग, डिस्कवरी, मॉनिटरिंग, सिलेक्शन, ये प्रोसेसेस होते हैं। और उसके बाद क्या कर सकता है, क्लाउड सर्विस एंड एप्लीकेशन, इसमें क्लाउड सर्विस और एप्लीकेशन हैं। और ये क्या हो सकता है, रिसोर्स प्रोविजनिंग के प्रोसेसेस होते हैं पूरे, ठीक है। अब ये आरपीएम क्या होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। आरपीएम इसमें होता है रिवीज, यही है भाई, आरपीएम यही है, ठीक है। रिसोर्स प्रोविजनिंग और आरपी और आरपीएम, रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड कॉस्ट बेस अपॉन कॉस्ट होता है, ठीक है। और मतलब ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज पे। ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज, ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, क्लाउड मतलब क्लाउड का, एक्सचेंज माने एक्सचेंज, ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज। ऐसे आप फिर बना के लिखे लंबे लंबे। देखिए 2005 या 2005 या इंग्लिश हिंदी जो भी, 2005 में क्या हुआ कि ग्लोबल ऑनलाइन एक्सचेंज को अनाउंस किया गया। किसने, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी ने ऐसा किया, ठीक है। इस कंपनी ने क्या किया, अनलिमिटेड, इससे क्या हुआ कि कंपनी के अनलिमिटेड जो CPUs हैं उसको एक्सेस किया जा सकता था, ठीक है। तो ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज मतलब देख लेते हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होकर ग्लोबली क्लाउड का एक्सचेंज ग्लोबल क्लाउड एक्सचेंज कहलाता है। बहुत ईजी वे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, तुम्हारा भाई मेहनत बहुत कर रहा है यार। तो चलिए अब आते हैं क्या, सिक्योरिटी ओवरव्यू, ठीक है। अब सिक्योरिटी ओवरव्यू भी देख लेते हैं। सिक्योरिटी ओवरव्यू, अब जैसे इसमें देख लिए कि ग्लोबल एक्सचेंज, अब इसमें देखते हैं सिक्योरिटी ओवरव्यू क्या है, ठीक है। सिक्योरिटी ओवरव्यू मतलब क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है, स्टोर्ड ऑनलाइन फ्रॉम थेफ्ट, ठीक है। अब आपने डाटा को, भाई सिक्योरिटी से नाम ही पता भाई, इस पूरे उसमें सिक्योरिटी के बारे में ही है और प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में है, ठीक है। तो सिक्योरिटी ओवरव्यू मतलब हम सिक्योरिटी करते हैं किस चीज़ का, डाटा का, किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, थ्रेफ्ट से, कि कोई ऑनलाइन चोर तो नहीं है जो हमारे डाटा को चुरा ले, या लीकेज ना हो जाए, डिलेशन ना हो जाए, ठीक है। और क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रोविजनिंग क्लाउड कंप्यूटर सिक्योरिटी इंक्लूड फायरवॉल, ठीक है। उसके बाद पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, वो अवॉइडिंग पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे इस तरह सिक्योरिटी ओवरव्यू लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और उधर से घुसकर या कोई बैकएंड के थ्रू हमारे सिस्टम को हार्म कर सकता है, ठीक है, या हमारे डाटा को लीक कर सकता है। इन सब चीज़ का ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब होता है ब्रेकिंग डाउन क्लाउड सिक्योरिटी, ठीक है। क्लाउड सिक्योरिटी इज एसेंशियल फॉर द मोर यूजर्स, क्योंकि सबको पता है क्लाउड सिक्योरिटी एसेंशियल होता है। तो कई लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्लाउड को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जगह पर रखते हैं, ताकि क्लाउड अगर एक जगह से डिलीट भी हो जाए, एक ही जगह से खराब हो जाए, तो दूसरी जगह से मिल जाकर ब्रेकिंग डाउन, क्लाउड सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन करके भी, अलग अलग करके या ब्रेक डाउन करके क्या कर सकते हैं, एसेंशियली उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। भाई नाम से ही आपको लिखना बना के पास, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या हैं, बेसिकली 3 मेन कैटेगरीज है, ठीक है। पहला डाटा प्रोटेक्शन, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा प्रोटेक्शन का भी एक दिक्कत होता है। क्यों, सिक्योरिटी योर डिवाइस बोथ रेस्ट एंड ट्रांजिट, ये क्या कर सकता है, इसमें क्या है कि हमारे डिवाइस को सिक्योर रखना पड़ेगा, कहाँ पे, रेस्ट पे भी और ट्रांजिट में भी, ठीक है। डाटा प्रोटेक्शन होना चाहिए। यूजर ऑथेंटिकेशन, भाई मान लिया आपने, वही मैं पीछे एग्जांपल दे चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। मान लिया आपने लॉगिन किया, आप भूल गए कि कौन हमारा डाटा एक्सेस कोई और कर लिया, तो ये भी एक सिक्योरिटी चैलेंज है। कोई और हमारे डाटा को एक्सेस कर लिया और फिर हमारे डाटा से इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है, इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि भाई उसको एक्सेस है बिकॉज ऑफ योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप देखते हैं ये डिजास्टर एंड डाटा ब्रीचेस, ठीक है। डिजास्टर एंड डाटा ब्रीचिंग, ये कॉन्टीजेंसी मतलब सडन प्लानिंग। इसका मतलब क्या होगा, हो सकता है अचानक से आपका डाटा डिलीट हो जाए, डाटा आपका मतलब ख़राब हो जाए, जैसा जो भी मान लीजिए, ठीक है। तो उसमें बेसिकली डिजास्टर यही है, ठीक है। डिजास्टर माने कोई ऐसी आपदा हो जाए जिससे डाटा हमारा खतरे में आ जाए, ठीक है। अब आते हैं सास सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आपको पता है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, सर्विस दैट डिलीवर सिक्योरिटी, वो सर्विस जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकती है सास सर्विसेज में, ठीक है। व्हिच इज सर्विस मैनेज्ड ओवर इंटरनेट, जो सर्विस ओवर इंटरनेट को मैनेज करता है। तो इसमें इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, सिक्योरिटी के, डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी की, और ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, भाई नाम से आप लोग इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बना के आपको लिखना, मेरा काम है इजीली आपको पूरा एक्सप्लेन करा देना, ठीक है। अब आते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट। तो ये सब इशूज हैं जो सास सर्विसेज सॉफ्ट सिक्योरिटी में होते हैं, ठीक है। अब आते हैं
सिक्योरिटी गवर्नेंस। बेसिकली सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या है, नाम से पता चला सिक्योरिटी गवर्न करना, ठीक है, सिक्योरिटी गवर्न करना। तो एसजी रिफर्स टू मैनेजमेंट मॉडल दैट फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये क्या कर सकता है, मैनेजमेंट मॉडल है जो क्या कर सकता है, इफेक्टिव और एफिशिएंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है, और क्या कर सकता है, ऑपरेशन करता है क्लाउड एनवायरनमेंट को, जिससे इंटरप्राइजेस बिजनेस क्या कर सके, अपना टारगेट अचीव कर सके। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए, इतनी ईजी वे में सबको लिखा है, आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आप एक बार नोट्स पढ़ के चलेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको डिटेल्स दें, आपको नोट्स कैसे लेना है आप आराम से ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, सिक्योरिटी गवर्नेंस बेसिकली इतना आसान है। देखिए ये रिफर करता है मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है, ये एक मैनेजमेंट मॉडल क्या कर सकता है, फैसिलिटेट किस चीज़ के लिए करता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सिक्योरिटी मेथड। सिक्योरिटी मेथड इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, भाई सिक्योरिटी मस्ट है किसी भी सिस्टम के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी में ही डाटा इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सिक्योरिटी क्लाउड कंप्यूटिंग में इस चीज़ में हमें बेसिक ध्यान रखा जाए कि सिक्योरिटी गवर्नेंस में इस चीज़ पे काम किया जाता है, ठीक है। ऑपरेशन करता है और क्लाउड एनवायरनमेंट को, ठीक है, जिससे इंटरप्राइज अगर कोई बिजनेस का टारगेट जो भी है उसका अपने बिजनेस का टारगेट वो अचीव कर सके, ठीक है। अब आते हैं वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन आप पढ़ चुके हैं। वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी क्या है, वेयर ऑपरेटर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब ये लैंग्वेज भूल जाइए, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। वर्चुअल मशीन सिक्योरिटी में बेसिकली क्या होती है, ये हमारी वर्चुअल मशीन के सिक्योरिटीज़ को, हमारी सिक्योरिटी मतलब हमारी जो वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट किया है उसमें सिक्योरिटीज़ को मेंटेन करता है और एक वर्चुअली सिक्योर करता है। देखिए, व्हेन ऑपरेटर कंडक्ट वर्कलोड एंड एप्लीकेशन ऑन डिमांड वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी इनेबल्स सिक्योरिटी सर्विस, ये देखिएगा, इनेबल सिक्योरिटी सर्विस एंड फंक्शन टू मूव अराउंड दोज ऑन डिमांड क्रिएटेड वर्कलोड, ठीक है। जो भी ऑन डिमांड क्रिएटेड वर्कलोड है उसमें क्या कर सकता है, सिक्योरिटी सर्विस को इनेबल करता है, जिससे क्या होगा, हम सिक्योर रह सके। तो बेनिफिट्स ऑफ वीएम क्या है, सिक्योरिटी हो गया, रिवर्सनेस हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है, और इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब IAM बार बार आता है क्वेश्चन, IAM क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए, आइडेंटिफिकेशन एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन करना कि एक्सेस कौन लेगा उसको मैनेज करना, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एक्सेस, किसको एक्सेस देना है इसको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन एक्सेस मेथड हो गया, ठीक है। ये फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस है, ठीक है, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस प्रोसेस, पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी। ये एक फ्रेमवर्क है बिजनेस प्रोसेस, पॉलिसी और टेक्नोलॉजी का, डैट फैसिलिटेट, जो फैसिलिटी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल आइडेंटिफिकेशन के थ्रू फैसिलिटेट कर सकता है। यहाँ IAM आइडेंटिफिकेशन एक्सेस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो IT मैनेजर्स कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। क्या कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सेस कौन ले सकता है हमारे और कौन नहीं ले सकता है, कौन हमारे सिस्टम में वो घुस सकता है, कौन नहीं घुस सकता, ठीक है। और फिर ये भी देखते हैं कि योर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एक्सेस द टूल्स दे नीड, इसको हिंदी में हम लिख दें, इससे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय के ऐप्स को आप मैनेज कर सकते हैं बिना लॉगिन किए, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सेस मैनेजमेंट है, आपको किसको एक्सेस देना है, कैसे मैनेज करना, सब कुछ है, ठीक है। और फ्रेंड्स इसके बाद आते हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो देखिए, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, जैसे आपको पता है इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती है, ठीक है। एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति होती है, इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली सिक्योरिटी मैनेजमेंट का काम होता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कुछ बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं जिसके आप कह सकते हैं कि एक जैसा पैरामीटर टाइप का, उस पैरामीटर के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एक मेसन्स रिसर्च ने पाया कि 35% क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर जो होते हैं वो अडेयर इकट्ठे हैं किस जगह पे, ISO 27001, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पब्लिश कब हुआ, 2005 में, ठीक है। डेट इज स्पेसिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISMS। ये किस चीज़ के लिए स्पेसिफाइड है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड अ मॉडल फॉर इस्टेब्लिश इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग, ठीक है। ये क्या कर सकता है, ये प्रोवाइड करता है, मॉडल को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट करता है, मॉनिटर करता है और इम्प्रूव करता है। विच इज़ अ फ्रेमवर्क पॉलिसी, विच इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ, ये किस चीज़ का फ्रेमवर्क है, पॉलिसी एंड प्रोसीजरल का फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसमें क्या कर सकते हैं, सारे लीगल, टेक्निकल और फिजिकल कंट्रोल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब बेसिकली फ्रेंड्स इसमें ये चीज़ आप इसमें और देख लीजिएगा, जब हम लोग इसमें आएंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ में
रिसोर्स प्रोविजनिंग। तो रिसोर्स प्रोविजनिंग में जब आपको रिसोर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको रिसोर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप उसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करके लिख दीजिएगा पूरे, मतलब कई बार रिसोर्स प्रोविजनिंग मेथड्स 10 नंबर, रिसोर्स प्रोविजनिंग क्या है और इसका ये कैसे काम करता है 10 नंबर में आता है, तो आप इसको एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। और जो गूगल वगैरह से भी देख लीजिए, कुछ बड़ा इमेज अगर आपको मिल जाए, डायग्राम मिल जाए। मेरा काम था आपको बहुत इफेक्टिव वे से समझा देना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब उसके बाद कहाँ आते हैं, ठीक है, अब ये हो गया सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, और बाकी आप अगर अलग से पढ़ना चाहें, बाकी इतना सफिशिएंट है, बट और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ISO 27001, ठीक है, ये हो गया। अब PCP DSS क्या है, ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डाटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। ये रिलीज क्या है, PCI रिलीज, PCI मॉडल रिलीज किया, ठीक है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, क्लाउड सर्विस सिक्योरिटी इज शेयर्ड, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन CSP एंड इट्स क्लाइंट, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये सर्विस सिक्योरिटी को क्या कर सकता है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कर सकता है, कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होगी, CSP। अब यहाँ पे CSP क्या है, CSP बेसिकली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर देता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। और क्या कर सकता है, एंड इट्स क्लाइंट, और इसके क्लाइंट्स को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करता है, एक SAS-70 है। SAS-70 क्या है, मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड, ठीक है, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है अमॉन्ग क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और एनालिसिस मैसन्स फाउंड, ठीक है। ये मैसन्स फाउंड ये है, ये बेसिकली रिसर्च होता है, इस पर करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, अकॉर्डिंग टू द फर्म रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, रफली, मतलब ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि 60% ऑफ क्लाउड जो है सर्विसेज प्रोवाइडर फॉलो SAS-70, जो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, जो है स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नंबर 70, इसको SAS-70 बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिटिंग का मतलब आपको पता ही है कि एनालिसिस करना या ये देखना, एग्जामिन करना कि सिक्योरिटी मेंटेनेंस है कि नहीं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तो फ्रेंड्स यूनिट 5 भी आपको गोल पता है, 1000 सब्सक्राइबर करा दी, यूनिट 5 आ जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड, और 5:30 बजे तक आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक्स।